Okay, let's start with the word chemistry. Okay, what is chemistry? Chemistry is a branch of science where you can deal with changes in matter. What will you do? You will going to actually study changes in matter. Okay? Chemistry deals with changes in matter. अब ये हमने देखना है कि मैटर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, या मैटर में जो हम चेंजेस करेंगे उसमें कहाँ कहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और उसके एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो स्टार्ट होगा आपका मैटर से, फेज से, एलिमेंट से, एटम से, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैटर क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, मैटर। ओके, यू कॉल इट मैटर। और इसी तरह मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं आपके पास, टाइप्स हैं, जिसको स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड, मेन एलिमेंट। फोर्थ वन वी कॉल इट प्लाज्मा। ओके, तो क्या है? प्लाज्मा स्टेट। मगर यूजली जो हम लोग डील करेंगे वो ये होंगे गैसियस फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज एंड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले आयन का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, फिर हम जाके प्लाज्मा को अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए यू विल स्टार्ट विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या होता है। वंस यू हैव द कांसेप्ट हाउ टू डील विद आयंस, व्हाट आर द आयंस एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज। ओके, तो फिर मैं प्लाज्मा निकालता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास जो स्टेट्स हैं, अब आप देखिए कितनी मजे की बात है। यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी और डील विद चेंजेस इन मैटर। पहले आपके पास ये सिर्फ दो वर्ड्स थे, चेंज क्या होती है एंड देन व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। अब जब मैंने ये लिखा गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो अब आपका कंसेप्ट और बड़ा हो जाएगा। मीनिंग चेंजेस इन गैसेस, चेंजेस इन लिक्विड, चेंजेस इन सॉलिड और चेंजेस इन प्लाज्मा। आपने इन चीज़ों को स्टडी करना, तो अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन बड़ी हो जाएगी, 2 वर्ड से बड़ी हो जाएगी। अब चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं ये देखें। आपके पास फिजिकल चेंज होती है और केमिकल चेंज होती है। ओके, तो कितना मजे का सब्जेक्ट बन गया वहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते कि आपने गैस में फिजिकल चेंजेस को स्टडी करना है या केमिकल चेंज को स्टडी करना है या लिक्विड में आपको पढ़ना है और यू विल गो फॉर सॉलिड और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट देयर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो
ये केमिस्ट्री के साथ है। अब इसमें फिर कितने फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डील करते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें फिर इसके साथ रिलेट करती है। आवर अल्टीमेट पर्पज इज टू स्टडी चेंजेस इन मैटर। अब वो चेंजेस इन मैटर को स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपको पैरामीटर्स स्टडी करने पड़ते हैं, आपको उसका एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है, आपको अपना पर्पस देखना पड़ता है कि आपका पर्पस क्या है, आप कौन सी चेंज करना चाह रहे हैं, और इसी पे सारी रिसर्च हो रही है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग यही है। इन डेप्थ जब आप जाते हैं तो फिर सेपरेट फील्ड हो जाती है। इस तरह केमिस्ट्री में फर्दर एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिकली टीचर हूँ। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के होते हैं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? चेंजेस इन मैटर, दीज चेंजेस माइट बी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, एंड द मैटर वेयर एक्चुअली यू आर गोइंग टू मेक द चेंजेस, it may be gaseous state of matter or liquid state of matter or solid state of matter। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें डिफरेंस देखेंगे कि गैस, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में डिफरेंस क्या है। ये बड़ी छोटी क्लास की बातें हैं मगर वो बताना जरूरी है। द मेन डिफरेंस जो है इनमें, जो मेन डिफरेंस है, इससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि विच मैटर इज अ सॉलिड और गैस और लिक्विड, इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिससे वो बने हुए उनमें डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर स्टेट का। अगर तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज कि अगर एक स्पीशीज जो है वो यहाँ पे है, दूसरी इधर है, दूसरी इधर, चौथी इधर, तो ये एक रिलेटिव में बता रहा हूँ मैं, रिलेटिव स्टेट बता रहा हूँ, तो ये एक गैसियस स्टेट होगी। अगर यही चीज़ कुछ इस तरह से है तो ये एक लिक्विड फेज बन जाएगी आपके पास। ठीक है, और अगर यही चीज़ जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगी तो वो आपके पास सॉलिड फेज बनेगा। ठीक, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी चीज़ की कोई कैरेक्टरिस्टिक जो हमें ये बताया कि ये है क्या, उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। मेन ये हमें पता है कि आपके पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, या बर्ड्स देखें। अगर आपने बर्ड्स में और एनिमल्स में एक डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आप किस किस चीज़ को देखेंगे? फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे। शाबाश। मीन कि वो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अब बर्ड की और एनिमल्स की और वो बर्ड की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो भी आप देखेंगे फिजिकल, और एनिमल की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ओवरऑल वो क्या है उस, अब हम क्या कहेंगे कि एक बर्ड, अब ये भी पॉइंट है कि डिफरेंट बर्ड्स की फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, मगर एक बर्ड की जो है, हर बर्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी होगी। सपोज कि वो फ्लाई करता है, ठीक है, वो सब बर्ड्स की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लाई करते हैं, तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी, वो एक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ओवरऑल उस फैमिली की क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी। ठीक है, एनिमल्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटी में आप आते हैं, ठीक है, मेल है, फीमेल है, जेंडर डिफरेंस है तो मतलब अगर आप आते हैं ओवरऑल, अगर आप इंसानों को देखें
तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो एंगर करता है, एंगर, गुस्से में रहता है। अब ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये सारे इंसानों की है। अब मैन टू मैन वेरी करेगी। तो इसी तरह हर जो मैटर है उनकी अपनी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ओवरऑल प्रॉपर्टी बनती हैं, और बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ये क्या चीज़ें हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो जो जिस चीज़ से वो बना हुआ है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या वो स्पीशीज जो हैं जिनसे वो बना है, उनमें डिस्टेंस, ठीक है, सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस है। ये क्या आप इस सोशल डिस्टेंस वाले वर्ड से इत्तेफाक करते हैं? ये आप दो बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, इज इट सोशल डिफरेंस या डिस्टेंस? नो, इट इज फिजिकल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस तो नहीं है। तो ये टर्म इन्होंने बड़ी गलत यूज किया है कि सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। इन दिनों में तो सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जब मतलब वहाँ तो सोशल डिस्टेंस नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस। आपको फिजिकली कोई दूसरे से दूर कर रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंस का वर्ड बता के इतनी बार वो बोला कि वो लोगों में वो एक दूसरे से वैसे ही दूर हो गए। वही पड़ता है सोशल में, तो बहुत सारी चीजें होती है, मगर आप उसके सिर्फ एक पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल, है ना। चलिए, तो ये आप इसी बेस पे इसके साथ एक और रिलेटेड टर्म है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब बताएं आप कि गैस के केस में डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सॉलिड्स में और ज़्यादा। आपको समझ आई पॉइंट? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो नीचे वाला फैक्टर कम होगा, तो डी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये डेंसिटी वाला फैक्टर है। एक और चीज़ है, मतलब लिक्विड गैसेस जो है इनको आप पोर कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर थ्रू जस्ट पोरिंग। सेम इज द केस विद लिक्विड, ठीक है, मगर सॉलिड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। समझा? तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि गैस में ये है, सॉलिड में ये है, लिक्विड में। अब इन्हीं मैटर्स में हमने चेंजेस को स्टडी करना है। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं? मीनिंग कि आपका कंपाउंड सेम रहता है, वो मटेरियल सेम रहता है, या वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। दिस इज द फिजिकल चेंज। सपोज कि आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है वाटर, है ना। वाटर है, वाटर H2O ही है, वो सॉलिड फेज में भी होता है, वो लिक्विड फेज में भी होता है, और वो सॉलिड फेज में भी होता है, ठीक है। अब अगर आप वाटर लेते हैं जो कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे लाहौर में मिलता है, वो क्या है? कौन सी स्टेट होती है उसकी? लिक्विड स्टेट। अगर उसको आप हीट करते हैं तो वो किस में चला जाएगा? स्टीम में, गैसेस फॉर्म, ठीक है वाटर। अगर आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड फेज में चला जाएगा, है तो वाटर ही, ठीक है। तो ये वाटर की क्या है? वाटर एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। अब वाटर आपका कंपाउंड सेम रहा, चाहे वो गैसेस फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड फेज में है तो वाटर H2O है ना, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आई। केमिकल चेंज हम उस वक्त कहते हैं जब आप वो जो कंपाउंड या कोई भी चीज़ ली हुई है उसमें उसके एटम्स चेंज हो जाए, उसमें ऑक्सीजन हटा के आप कोई और चीज़ लगा दें,
या वो वाटर है ही ना, H2 बन जाए या O2 बन जाए, तो वो केमिकल चेंज होती है। तो फिजिकल चेंज क्या होती है, जो कि आप सेम कंपाउंड रहता है मगर वो डिफरेंट स्टेट्स में आपको नजर आता है। तो वाटर है, अगर सॉलिड फेज में है तो वो भी वाटर H2 ही फॉर्मूला है, अगर लिक्विड स्टेट में है फिर भी H2O ही उसका फॉर्मूला है, अगर गैसेस फॉर्म में है तो फिर भी H2O ही उसका फॉर्मूला है। तो इस किस्म की जो चेंजेस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। और अगर हम वाटर को तोड़ दें, ठीक है, वाटर ये है ना, इसको अगर हम तोड़ दें केमिकली, ये बन जाए, तो अब ये रिएक्शन यहां पे हुआ तो ये चीज तो कोई और है, ये कुछ और है, ठीक है ना। तो इस किस्म की चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अब अगर मैं यूं लिखूं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये नीचे L लिखा हुआ है। S स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, L स्टैंड फॉर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। तो ये कौन सी चेंज होगी, देखिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में कंपाउंड सेम है, उनकी कंपोजिशन सेम है, मगर जस्ट स्टेट चेंज होगी। सर ये साइन रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ जी, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनके अगर ये इधर राइट जा रहा है तो सेम टाइम लेफ्ट भी हो रहा है, तो अब ये एक फिजिकल चेंज है, मगर जब मैंने पहले वाला रिएक्शन लिखा था वो क्या थी, केमिकल चेंज। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। अब आप देखें कि केमिस्ट्री क्या है, चेंजेस इन मैटर, चेंजेस माइट बी फिजिकल और केमिकल, ठीक है, और मैटर कोई भी हो सकता है। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट बेसिकली ये गैस के साथ साथ रिलेट करता है, मगर गैसेस वाली सारी प्रॉपर्टीज इसकी नहीं होती। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज। इसमें या तो कैटाइन होता है, इस पर ऐसी स्पीशीज इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, और या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये स्टार्स में पाया जाता है नेचुरली, और भी आप सिंथेटिकली जो है ये लाइट्स में होता है, ट्यूब लाइट है उसमें होता है, या ये LED स्क्रीन जो होती हैं उनमें होता है, ठीक है, प्लाज्मा। तो गैस के साथ साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सारी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज स्पीशीज, या इसमें पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें होती हैं या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसको हम प्लाज्मा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, वो भी आपको डिफ्यूज होना, डिफ्यूजिबिलिटी, वो लिक्विड्स में भी होती है, वो गैसेस में भी होती है, सॉलिड में नहीं होती, ठीक है। अब कंप्रेसिव, एक वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ जी, मगर सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, ठीक है। तो इतना अच्छा वाइट बोर्ड नजर आ रहा था पहले में, अब इसे साफ नहीं होता, ये हालत है। अच्छा जी, मैटर को एक और तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है,
मैटर कोई भी हो, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है या प्लाज्मा है, ठीक है। मैटर को एक और तरीके से भी हम करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, मैटर है। अगर तो मैटर की जो कंपोजिशन है या प्रॉपर्टीज है ये कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी मैटर उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन से आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मीन कि उसके अंदर जो जो चीज़ें भी हैं, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट है, जो सी मर्जी हालत हो, जिस स्टेट में हो रहा है वो अगर कांस्टेंट रहे तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी से वर्णन करता है सब्सटेंस, जिसको सब्सटेंस बोलते हैं कि कोई भी आप हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, आयरन लेते हैं, कॉपर लेते हैं, जो भी आप लेते हैं है तो वो मैटर है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है या गैस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, मगर वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है बात। अब प्योर अगर वो कांस्टेंट ना रहे, अगर वो कांस्टेंट ना रहे तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। लो जी, नई टर्म है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो इसका मतलब है मिक्सचर में क्या होगा, उसकी कंपोजिशन या उसकी प्रॉपर्टीज, जब कंपोजिशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ठीक है, वो प्योर नहीं रहा, वो चीज अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है। सपोज कि आप हाइड्रोजन लेते हैं, इधर वो प्योर स्टेट में है, इधर हाइड्रोजन के साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन मिक्स हो गई, तो वो अब प्योर तो ना रही, ना हाइड्रोजन प्योर रही ना ऑक्सीजन प्योर रही, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। मीन के मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ, और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पे आपके पास एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे का, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ऑल्दो उसका अपना एक कंपोनेंट वो तो प्योर ही रहेगा। सपोज कि आप हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन को मिला देते हैं, हाइड्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में है, जो चीज़ अपनी प्योर फॉर्म में होगी उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। ठीक है, हाइड्रोजन भी सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी सब्सटेंस अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में। जब इन दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। तो एयर आपके पास सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है, एयर मिक्सचर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, मिक्सचर। एक बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, इसी तरह आप ये मशरूब पीते हैं, मशरूब ड्रिंक्स, ठीक है, ये भी मिक्सचर होते हैं। अब मिक्सचर आपको किस तरह के मिलते हैं मार्केट में, होमोजेनियस मिलते हैं और हेटेरोजेनियस भी मिलते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर फिर आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती है इसकी, 2 टाइप्स है मिक्सचर, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो, जिसमें उसके कंपोनेंट्स होमोजेनाइज्ड हो, किसी एक फेज में आप नजर आए। सपोज कि आप जामे शीरी बनाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आप जामे शीरी बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, चलो रूबजा बना, आपके रूप को तस्वीर पहुँचे, रूबजा बना। अब उसको आप फर्दर क्या करते हैं, उसमें चीनी होती है, शुगर और सॉल्ट और सिरप, वो जो भी है वो कलरेटिव मटीरियल हो गया। हाँ, ग्लूकोज भी हो जाता है शुगर से, शुगर की एक फॉर्म में है ग्लूकोज, शुगर से आगे उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ आ गई। तो
अगर जब आप उन तीनों को मिक्स करते हैं तो आपको वो स्टेट तो एक ही मिल रही होती है, लिक्विड स्टेट, मगर होता वो होमोजेनियस है, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर होमोजेनियस। फिर एक आपके पास आती है सस्पेंशन, ये जो सीरम मिलते हैं अक्सर बच्चों के, वो कहते हैं उसमें थोड़ा सा उसमें वाटर डालें, वो वाटर डाल के उसमें थोड़ा सा सस्पेंशन करें उसकी, वो मिल्की सी सस्पेंशन बनती है। वो हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें कंपोनेंट्स भी होते हैं और वो अपनी एक अलग से फेज भी रख रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप यूँ करें, ऑयल ले लें और उसमें पानी मिलाएं, दोनों मिक्स नहीं होंगे, होमोजेनाइज्ड नहीं होंगे, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होंगे। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और जो हेटेरोजेनियस होता है उसको हम सस्पेंशन भी बोलते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि सस्पेंशन नहीं भी बनती मगर वो हेटेरोजेनियस है। मतलब जस्ट आपको बताने के लिए कि ये सॉल्यूशन है। आप ऑयल लेते हैं, वाटर लेते हैं, उनको शेक करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक की अपनी सेपरेट फेस बन जाती है, दूसरे की अपनी फेस बन जाती है, ऐसा ही होता है। तो वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसको हम ये भी कहते हैं इनहोमोजेनियस, हेटेरोजेनियस का इनहोमोजेनियस भी बोला जाता है इसको। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंसेस जो केमिकली सेपरेट नहीं हो सकते, वो प्योर सब्सटेंसेस जो केमिकली सेपरेट नहीं हो सकते उनको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। और जो केमिकली सेपरेट हो सकते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि केमिकली सेपरेबल, यस, और ये नो। केमिकल सेपरेशन जिनकी पॉसिबल है तो उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं, और जिनकी पॉसिबल नहीं है उनको हम एलिमेंट। अब आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होगी, इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ तक पता लग गया? तो अगर आप मैटर को डिफाइन करते हैं, मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप पहले मैटर को विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेट एक्सप्लेन करेंगे। स्टेट्स क्या क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फेज है एंड प्लाज्मा। और इस कंपोजिशन की बेस पे, उनकी प्योरिटी की बेस पे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, इनके जो इनकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कांस्टेंट कंपोजिशन, यस, नो, ठीक है। ये इजी चार्ट बन गया आपके सामने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है। आप मैटर देते हैं, अगर उसके अंदर कंपोजिशन कांस्टेंट है, अगर यस है तो प्योर सब्सटेंस, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो मिक्सचर। मिक्सचर में फिर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, और यहाँ पे केमिकल सेपरेशन अगर पॉसिबल है तो वो कंपाउंड होगा, अगर नहीं है तो वो एलिमेंट होगा। एलिमेंट की एग्जाम्पल H2, कॉपर। H2 से भी बेहतर, H2 एलिमेंट नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, H सिंपल हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, उनको केमिकली प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कांस्टेंट कंपोजिशन बट नो सेपरेशन, कांस्टेंट कंपोजिशन बट देयर इज अ सेपरेशन। तो उनको पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास जो लिखे होते हैं नाम, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि एटम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, लिखा होगा एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स इन द
पीरियोडिक टेबल, एटम्स कभी नहीं पढ़ा होगा। इस पर बात करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स। तो हमेशा आपने यही पढ़ा है छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो बेसिकली यही बात है कि वो एक तो कांस्टेंट कंपोजिशन होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, और उनको फर्दर सेपरेट केमिकली नहीं किया जा सकता, ना फिजिकली। तो उस अब कंपाउंड्स की एग्जांपल में लेता हूँ, वाटर है, ये कंपाउंड है, सिंपल ऑक्सीजन या गैस नहीं, उस पर हम बात करते हैं, वो मॉलिक्यूल। अच्छा, H2O, ठीक है, इसको आप तोड़ सकते हैं डंडों से, हैं? तोड़ के H2O बना सकते हैं। CO2, NaCl, ये सारे क्या हैं? H2SO4, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, हाँ जी सॉरी, H2SO4, ठीक है, ये सारे क्या है? कंपाउंड। वो मैं करवा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी आपने, ये चांद तक तो आने चाहिए ना, एक बार आपको बता दूंगा और बस यहाँ पे वो लिख दें। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट का तो आपको पता लग गया ना कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो फर्दर केमिकली सेपरेट नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एटम क्या होता है? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, किसका? एलिमेंट का। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बड़ी डेफिनेशन होती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ an element, the smallest part of an element which can take part in a chemical reaction. ठीक है, the smallest part of an element which can take part in a chemical reaction is called atom. इसमें ना बच्चे जो चीज भूल जाते हैं वो है which can take part in a chemical reaction. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, whenever I ask this question, students usually used to say the smallest part of an element, while ignoring which can take part in a chemical reaction. तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं होगी। तो जब तक आप ये नहीं करें, उसी से हमने ऐड, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट और एटम में फिर क्या डिफरेंस रह गया। इसीलिए तो हम कहते हैं एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, नॉट एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज एटम और रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इस प्योरेस्ट फॉर्म में रिएक्टिव। अब क्या होता है कि एटम डेफिनेशन यही है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट, व्हिच कैन ये भी समटाइम करता है, which can take part in a chemical reaction. एलिमेंट्स नहीं करते। एलिमेंट्स में आप ये देखें, अब एलिमेंट्स को तो हमने प्योर रहा, जब उसने रिएक्शन दे दिया तो वो प्योर नहीं रहा, है ना। एलिमेंट तो वही है जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जब उसने किसी के साथ वो रिएक्ट कर गया वो तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहा। अब क्या होता है कि सम टाइम पूरा एलिमेंट एटम भी बन सकता है। अब ये कह सकते हैं बात वो ये है कि सपोज इसकी मैं एग्जांपल बच्चों को यूज समझाता हूँ, एटम और एलिमेंट।
सपोज ये रेजर है मेरे पास, ये एक एलिमेंट है, इसको माना इसके काम की प्योर स्टेट है, यही स्टेट, ठीक है, ये एलिमेंट है। एटम की क्या डेफिनेशन है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सपोज कि इसका ये हिस्सा केमिकल रिएक्ट करता है, तो इस एलिमेंट का ये हिस्सा एटम कहलाता है। क्लियर हुई बात? हो सकता है अगर पैसेज ऑफ टाइम कि ये भी हिस्सा रिएक्ट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, हो सकता है कि टाइम ऐसा आए कि पूरा एलिमेंट ही मेन कि वो कैसे एटम बनेगा अगर वो केमिकली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, समझ आया पॉइंट? तो इस तरह हम ये एटम को रहेंगे, मगर एटम होता किसका पार्ट है? एलिमेंट, वो पार्ट एलिमेंट का जो कि रिएक्शन है इन्वॉल्व आ रही है। हाँ हाँ वही चीज़ है, वही तो याद करवाना है आपको, बचपन याद करवाना है आपको, बचपन में लेके जाना, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट का भी पता लग गया आपको, एटम का भी पता लग गया। अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अगर कोई चीज, कोई स्पीशीज टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, किससे बने? टू डिफरेंट एलिमेंट से, उसको कहते हैं कंपाउंड। सपोज आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक है सल्फर, एक है नाइट्रोजन, एक है कार्बन, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये तो याद कर सकते हैं ना 5 और 6 है। अच्छा, अब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स में मिलाता हूँ, डिफरेंट कौन कौन से मिलाएं? आप H और O को मिलाएं तो क्या बनेगा? H2O। जस्ट एग्जांपल ले लो, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, H है और O है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड। CO2, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड। NO2, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड। NH3, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, एक N है और एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एक एलिमेंट, नाइट्रोजन के 3, ये एटम जब मिले तो क्या बना? कंपाउंड। अच्छा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, बेसिकली एलिमेंट कितने मिलेंगे? एलिमेंट्स के एटम नहीं होंगे, है ना। अच्छा, तो इनको क्या कहेंगे? कंपाउंड। और अगर सिमिलर मिले, सपोज H2, O2, N2, ठीक है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सिमिलर जब मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। वो जो आप पूछ रहे हैं सर ऑक्सीजन को कंपाउंड कहते हैं, मैंने गलत बताया। तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल। H2O क्या है? कंपाउंड। O3 क्या पता है आपको क्या होता है? ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ही तरह के एलिमेंट और यहाँ पे डिफरेंट। तो अब आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, हमने बुक्स में स्टडी किया है या देखा है, आपको तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही लिखा होता है, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलतुलाम में मगर चल रही है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं, देखो ना आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई,
कोई आपसे कहे कि डिफरेंशिएट करें कि इनमें से मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं, तो वो कैसे करेंगे आप? तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि जिसमें देखिए कि अगर आपको सिमिलर स्पीशीज मिली हुई है तो वो मॉलिक्यूल होगा, और अगर डिफरेंट है तो वो क्या होगा? कंपाउंड। क्या याद करना पड़ेगा बेटा? नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा कुछ ये फार्मूला कैसे बनाना है। नहीं, पावर की जरूरत नहीं, वहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं कि एक तरह के एलिमेंट्स हैं कि नहीं। सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये अब आपने ना चाय देखना है, ना आपने आइन देखना है, कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट देखना है कि जिसमें सारी की सारी कार्बन हो, वो एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूल होगा, और जिसमें कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट लग जाए तो कंपाउंड होगा। आपने चार्जेस को या वो बैलेंस को भी देखना, ठीक है। सपोज मैं ये लिखता हूँ H2O, अब आपको पता है कि इसमें H2 भी है और O भी है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो डिफरेंट एटम्स आ गए ना, ठीक है भैया, कंपाउंड है। और अगर ये U होता तो ये तो एक ही एटम है, एक ही तरह का एटम है, मगर वो 3 प्रोटॉन के साथ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें बैलेंस को नहीं देखना, ठीक है। ओके, अब आयन क्या होगा? आयन ये दो तरह के होते हैं हमारे पास आयन, कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। ये देखना हो आप तो आइए 5 मिनट बाद उठो ना, 5 मिनट बाद उठेगा भाई। कैटायन है एनायन। कैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, और एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सपोज मैं यूं लिखता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लिखता हूँ, ठीक है। और क्या लिखूँ? ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ Fe आयरन। ये सारे क्या हैं? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको क्या बोलते हैं? कैटायन। और अगर मैं यूं लिखता हूँ, एनायन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यूं लिखता हूँ, इनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव, तो इनको एनायन बोलते हैं और इनको कैटायन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बताता क्या है? ये देखना, पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि इस एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज हो, सपोज इस पे 2 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल एटम था, जो प्योर एटम था, उससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, मीन कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए जी। हाँ, एक यूज हो गए, एक यूज हो गए। तो 2 का मतलब 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से चले गए, और 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसमें न्यूट्रल से एक्सेस में आ गए। क्या कहना कि किसी चीज की
एक्सेस जो है वो क्या होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। इस तरह याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उस एटम पे नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। क्यों, ये मैंने बात ऐसे नहीं की। नेगेटिव रोल पे आपको पता होना चाहिए कि जब किसी के पास कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाती है उसका शो ऑफ ज़्यादा होता है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। मीन जो चीज़ ज़्यादा आ गई उसका जब शो ऑफ होगा तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसमें अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, मीन दिस स्पीशीज इज रेडी टू रिएक्ट। और जिस चीज में कमी आ जाती है वो गलत चीज है ना। डेफिशिएंसी भी कहते हैं इसको, आयरन की कमी हो गई, इसको विटामिन की कमी हो गई, तो वो भी डेफिशिएंसी होगी। अब यही चीज अगर आप देखती है कि जब नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या मीनिंग है कि एक्सेस है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की। मीन कि इसके नॉर्मल जितने भी थे वो जो जीरो लिखा होता है उसका मतलब होता है जीरो चार्ज, कोई ना एक्स्ट्रा चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन ना रिड्यूस हुए बल्कि उसके बैलेंस में रहे। अब अगर एक ज़्यादा आ गया तो ये फिर कहीं रिएक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव अब अगर इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है तो मीन 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये 3 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल। इसको लिखते कैसे हैं आपने बस वही याद रखना है, ठीक है। ये कैसे आता है, कहाँ से आता है वो मालूम नहीं, ये क्यों आता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या चीज़ होगी, कैटायन, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपने फार्मूला बनाना है, फार्मूला लिखना है तो उस वक्त हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक चीज़ और, फिर आज की महफिल बर्खास्त है। एटम क्या होता है, एटम हमने पढ़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जब पीरियोडिक टेबल में आप जाते हैं तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स की कतारें होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, इसकी हम बाद में स्टडी करेंगे। उससे पहले ये सपोज कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा होता है और कुछ नीचे लिखा होता है एलिमेंट्स के ऊपर। इसी तरह कार्बन है, इसके कुछ ऊपर लिखा होता है और यू लिखा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बुक्स में एक डिफरेंट नोटेशन है, कुछ में यू लिखा होगा, बात एक ही है, इसको मैं बताता हूँ। कुछ में यू लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, इधर नीचे इस साइड लिखा होगा, कहीं पे इधर ऊपर लिखा होगा, इधर ही नीचे लिखा होगा, ठीक है। कहीं पे यू लिखा होगा, तो इससे आपने बिल्कुल बदलाना नहीं। ये एक ही बात, जो चीज़ लोअर नंबर में, लोअर नॉट इन पोजीशन बट लोअर इन नंबर, सपोज 6 12 है, इसमें लोअर नंबर कौन सा है, 6। जो लोअर नंबर होगा वो क्या बताएगा आपको, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो हायर नंबर होगा नंबर्स में, वो आपको क्या बताएगा, मैस नंबर, और इसका दूसरा नेम है एटॉमिक मैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस, ठीक है। अब इस केस में एटॉमिक नंबर कहाँ पे है, एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक मैस कितना है, 12, ठीक है। तो ये ऊपर हो या नीचे हो, इसको आपने फोकस में नहीं रखना, बल्कि ये पॉइंट रखना है कि जो लोअर नंबर है, जो लोअर वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर होगा, और जो ग्रेटर वैल्यू है, हायर वैल्यू, वो एटॉमिक मैस होगा। इसकी एक बहुत आगे जो है इसका यूज़ है बहुत सारा,
इसलिए मैंने आपको बताया है। इसी तरह अगर मैं यूँ लिखता हूँ, इसमें एटॉमिक मास किधर है 32 और एटॉमिक नंबर 60। अब ये एटॉमिक नंबर आपको समझ आ गया कि क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है